नमस्कार। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के उसमें बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे कि मैंने बताया कि प्रपोजल होना चाहिए। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वह प्रोमिस बन जाता है और प्रोमिस के साथ कंसिडरेशंस मिलके क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे होनी चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। देखो हम यहाँ पे इसमें मैं बताऊँगा आपको काइंड्स ऑफ प्रपोजल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रपोजल मैं यहाँ पे आपको जो है 6 टाइप प्रपोजल के उसमें बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो अब फर्स्टली क्या देखते हैं, स्पेसिफिक प्रपोजल एंड जनरल प्रपोजल। स्पेसिफिक प्रपोजल जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन से किया जाता है या पर्टिकुलर पर्सन्स ऑफ ग्रुप भी हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रपोजल टू ए स्पेसिफिक पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर नो एज स्पेसिफिक प्रपोजल। देखो जो प्रपोजल स्पेसिफिक पर्सन से किया जाता है वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, अदर पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। वह कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा तब वह जिस पर्सन से किया जाए वही उसको एक्सेप्ट करे। एग्जाम्पल के लिए ए ने बी से प्रपोजल किया कि मैं अपनी बाइक आपको 10,000 रुपये में सेल कर रहा हूँ, तो इसको बी ही एक्सेप्ट कर सकता है। या ए ने कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और अदर्स XYZ पर्सनस है या ग्रुप, ये कंपनी है XYZ की, कोई प्रोडक्ट देता है XYZ को प्रपोजल करता है तो इनमें से कोई एक्सेप्ट कर सकता है, अदर्स पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है। यानी कि जिससे प्रपोजल किया जाता है जो प्रोमिसर होता है वो जानता है कि मैंने किससे प्रपोजल किया गया है वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल प्रपोजल क्या होता है, जनरल प्रपोजल होता है प्रपोजल टू पब्लिक आर नोन एज जनरल प्रपोजल, जो पब्लिक से किया जाता है यानी कि होल ऑफ द वर्ल्ड से किया जाता है। इसमें से कोई भी ये जो प्रपोजल जनरल प्रपोजल किए जाते हैं इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ही इसको एक्सेप्ट करे। जिसको ये प्रपोजल करने वाला जानता हो इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। बस कंडीशंस ये है, इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए तभी यह कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। देखो अब एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे जनरल पर्सन्स में क्या होता है, जनरल प्रपोजल में ए कोई कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है और वो कहती है कि कोई इसको अगर यूज करेगा साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो हम 1,000 रुपये कंपेंसेशन देंगे अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट होता है। तो कोई भी जो कंपनीज ने बताया कि कंडीशंस ऐसे ऐसे डोज लेनी है उसके अकॉर्डिंग डोज लेता है, लेने के बाद भी उसको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तब वह कंपेंसेशन ले सकता है। क्लियर है। यानी कि ये नहीं बताया कि कौन है, कोई भी हो सकता है, बी सी डी ई एनी में कोई भी हो सकता है जो इसको यूज करेगा। क्लियर है। अब देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स जजमेंट है, मैं इनको बता देता हूँ आपको। फर्स्टली देखते हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गोविदत्त। इसमें क्या होता है, गोविदत्त जो है इसका भतीजा खो गया। खोने के बाद क्या हुआ, इसने लालमन शुक्ला जो इनका सर्वेंट था इसको सर्च करने के लिए भेजा। जब लालमन शुक्ला चला गया उसके जाने के बाद इन्होंने डिक्लेयर किया कितना 500 रुपीज़ एग्जाम्पल इसके लिए इनाम डिक्लेयर किया। लालमन शुक्ला को नहीं पता था कि इनाम डिक्लेयर किया गया है। जब वो लेकर आया सर्च करके तब उसको पता लगा कि ये जो इनाम है वो डिक्लेयर किया गया है इसको सर्च करने के लिए। तो उसने इस चीज़ के लिए उस पर क्लेम किया गोविदत्त पे कि आप मुझे 500 रुपये दो। लेकिन जो ये था कम्युनिकेशंस कंप्लीट नहीं हुआ था। कैसे नहीं हुआ था, देखो क्या होता है, जो प्रपोजल होता है जो उसको एक्सेप्ट करता है उसको नॉलेज होनी चाहिए कि कोई प्रपोजल किया गया है। जब प्रपोजल की उसे नॉलेज ही नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, वो प्रोमिस कैसे बन जाएगा। क्लियर है। तो लालमन शुक्ला को उस टाइम नहीं पता था कि जब उसने उसको एक्सेप्ट किया था वो वर्क किया था गोविदत्त के उस पर, तो उसको नहीं पता था कि कोई इस पर इनाम डिक्लेयर किया गया है। जब उसे पता ही नहीं था उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, और जब वो पता ही नहीं है तो प्रोमिस कैसे बन जाएगा। क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका क्या कहता है। सेकंड पॉइंट हमें वो क्या बताता है, इसी का ही क्या कहता है, ये लालमन शुक्ला क्लियर हो गया।
जब इसको नॉलेज ही नहीं है तो प्रपोजल की, तो इसको एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। क्लियर है। जब एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो वो कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा। तो कोर्ट ने ये डिसमिस कर दिया कि आप इसके लिए आपको राइट नहीं है, आप ये पैसे वसूल करो इनसे। सेकंड देखते हैं सेकंड वाले में क्या हुआ था। इससे सेकंड वाले में हरभजन लाल हरचंद लाल इसका बेटा खो गया। इसने डिक्लेयर किया कोई इनाम। तो जब उस डिक्लेयर किया तो हरभजन लाल ने इसको नॉलेज थी कि ये ना जो इनाम है डिक्लेयर किया गया। इसने सर्च किया, सर्च करने के बाद इसके लड़के को थाने लेके छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद इसने कहा कि आप मुझे जो आपने इनाम डिक्लेयर किया वो दियो। तो ये कोर्ट से इस चीज़ के लिए हकदार घोषित किया गया, इसने वसूल किया। क्योंकि इसने जब सर्च किया था, वर्क किया था हरचंद लाल के कहने पर, उस समय इसको पता था कि इनाम डिक्लेयर हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उसने वर्क किया। क्लियर है। फर्स्ट वाले में इसको नहीं पता था लालमन शुक्ला को, जो वर्क किया उसके बाद पता लगा है। ऐसे ही देखो, मैं थर्ड वाला बताता हूँ। इसमें क्या था, ये जनरल्स जो वो होता है प्रपोजल्स, उसके लिए स्पेशल है, फॉरेन जजमेंट है। इसमें क्या था, ओपन थ्रो एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होता है, कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है तो वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे कि कार्बोलिक स्मॉल, ये जो था इस कार्बोलिक जो स्मॉल बॉल कंपनी थी, इसने क्या किया, इसने कहा कि अगर ये मेडिसिन्स कोई पर्टिकुलर्स इस तरह लेगा तो अगर उसको तब भी इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम 100 पाउंड्स कंपेंसेशन देंगे। कार्लिक जो थी, इसने इसको यूज किया इसके एडवर्टाइजमेंट पर। फिर क्या हुआ, इसको तब भी इन्फ्लुएंजा हो गया, इसने क्लेम किया, ये इसके लिए हकदार डिक्लेयर की गई, इनको ये राशि मिली कोर्ट से। क्लियर है। थर्ड में देखते हैं इसके नेक्स्ट क्या था। सेकंड में आपको बता रहा था एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रपोजल। देखो प्रपोजल दो तरह से हो सकते हैं। एक तो क्या होता है, पार्टी आमने सामने जाके बाय वर्ड्स डिक्लेयर कर लेते हैं कि मैं आपको ये ऑफ़र दे रहा हूँ, और सेकंड पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इम्प्लाइड में क्या होता है, पार्टी के कंडक्ट से पता लगता है कि वो प्रपोजल कर रहा है, और इससे ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि उसने या तो इम्प्लाइड रूप से प्रपोजल किया है या इम्प्लाइड रूप से क्या किया है, एक्सेप्टेंस किया है। देखो कैसे, when any person express his desire to do something by और by, देखो या तो उसकी डिजायर से पता लग रहा है, उसकी पता लग रहा है कि कंटेक्ट से पता लग रहा है ना। ये चीज़ क्या पता लग रहा है, देखो when any person express his desire to do something by conduct them, दिस विल बी एन इम्प्लाइड। कैसे, अगर कंडक्ट से पता लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगी एक्सप्रेस। और सॉरी, अगर कंडक्ट से पता लग रहा है तो क्या कहलाएगा, इम्प्लाइड। देखो इम्प्लाइड प्रपोजल कहलाएगा। बट व्हेन एनी पर्सन्स एक्सप्रेस हिज डिजायर इन वर्ड्स, यदि उसके वर्डों से पता लग रहा है तो क्या पता लगेगा, ये हो गए उसकी एक्सप्रेस प्रपोजल्स। अब देखो एग्जांपल बताता हूँ। इन्हें डायरेक्ट्स, एक बुक सेलर है, इन्हें क्या किया, बी से ऑफर दिया कि मैं अपनी बुक सेल कर रहा हूँ आपको 100 रुपीज़ में, और बी उसको एक्सेप्ट करता है। ए ने क्लियर कहा है कि इतने में मैं कर रहा हूँ, तो बी ने उसको एक्सेप्ट किया, क्या था, बाय वर्ड्स। सेकंड क्या था, ए कुछ बुकें लेके चल रहा है, क्लियर है, और बी जो है उन बुक में से, इससे पता लग रहा है, उसने कुछ लिस्ट भी लगा रखी है कि ये 100 की है, ये 500 की है, और ये 200 की है। तो इनसे पता लग रहा है कंटैक्ट से कि इसको सेल कर रहा है। तो इससे किससे पता लगा, सबसे पहले एक्सप्रेस बताया कि मैं बुक सेल रहा हूँ, दूसरा इसके कंटैक्ट से पता लगा कि ये बुक सेलर है, और बी ने वो बुक उससे खरीदी। क्लियर है। अब देखो सेकंड में बताता हूँ, इसी के ऊपर सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 में ये कहता है, क्या कहता है सेक्शन 9, ये कहता है इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी पार्टी इज मेड इन वर्ड। ये कैसा प्रपोजल बनाया गया, कैसे, प्रोमिस इज मेड, कैसे बना, वर्डों से। द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। क्लियर है। अगर वर्ड्स से पता लग रहा है कि ये प्रोमिस बना हुआ है, कैसे बना,
पार्टी ने या तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड रूप से उसको प्रपोजल किया, सॉरी ये पार्टी ने कैसे किया, इन वर्ड किया है प्रपोजल, और एक्सेप्टेंस भी कैसा हुआ, इन वर्ड। तो ऐसा प्रोमिस क्या कहलाता है, एक्सप्रेस प्रोमिस। और इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड, कैसे बना, अदरवाइज देन इन वर्ड द प्रोमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कैसे कहलाएगा, जब वो वर्डों से एक्स्ट्रा बनता है, जैसे कि मैंने बताया कि उसके उससे ही पता लग रहा है कि उसको सेल कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो कंसेंट कैसे होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ए ने बी को बुक्स दी, बी ने क्या किया, बुक्स यूज करनी स्टार्ट कर दी, और इसने इसको ये करा, इम्प्लाइड पता लग गया कि इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया बी ने। क्लियर है, अब इसको पे करना पड़ेगा बी को। अब देखते हैं सेकंड, थर्ड, कंटिन्यूइंग प्रपोजल एंड प्रपोजल विच इज टू बी केप्ट ओपन फॉर सर्टेन टाइम। क्या, सर्टेन, ओपन फॉर सर्टेन टाइम, और ए प्रपोजल मेड टू बी एक्सेप्टेड विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। यदि कोई टाइम तक फिक्स किया है कि ये प्रपोजल तब तक रहेगा, तो जिस जो डेट फिक्स की गई है वह क्या कहलाती है, कंटिन्यूइंग प्रपोजल किया जाता है, यानी कि तब तक वह कंटिन्यू रहता है प्रपोजल। कैसे, एग्जाम्पल के लिए ए ने क्या किया, कोई ऑफर निकाला, ऑफर किया, प्रपोजल किया, कहा कि कोई भी इसको सेल खरीद सकता है। इसने कहा 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को कहा कि मैं ये सेल कर रहा हूँ अपना, कोई भी हो सकता है एनीवे, टेबल्स। उसने कहा कि ये 1000 का है टेबल इसका। उसने कहा कि ये जो है 25 अक्टूबर, क्लियर है, 25 अक्टूबर तक क्या करेगा, कंटिन्यू कर दिया इसने, किसने, ए ने। ए जो है टेबल सेल कर रहा है, इसकी कीमत इसने डिसाइड कर दी है, और क्या है, कहा क्या साथ में क्या किया, 15 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर तक ये चालू रहेगा। कितना, 1000 रुपये। कोई भी आए इसको खरीद सकता है, इसकी जो ऑफ़र है, प्रपोजल है, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये 25 अक्टूबर तक कैसा कहलाएगा, कंटिन्यू कहलाता है, यानी कि क्या कहा, सर्टेन टाइम, ये टाइम डिसाइड हो गया ना, इस टाइम तक क्या होगा, ये कंटिन्यू कहलाता है। इस टाइम में कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखो ये थोड़ा काउंटर प्रपोजल देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, क्रॉस जो प्रपोजल है, इन दोनों को देख लेते हैं क्या कहते हैं। देखो क्या होता है, जो काउंटर प्रपोजल होता है, ये क्या होता है, प्रपोजल गिवन इन रेस्पॉन्स टू ए प्रपोजल। ये क्या किया गया, जो काउंटर प्रपोजल है वो प्रपोजल के रेस्पॉन्स में प्रपोजल किया जाता है। ये क्या होता है, जब प्रपोजल होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है, उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, हमेशा वह एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें क्या हुआ, या डिनाई किया जाता है, दो ही बात होती है, या तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है या उसको एक्सेप्ट नहीं करती है अदर्स पार्टी। इसमें क्या होता है, प्रपोजल किया ए ने बी से, क्लियर है, इसने कहा कि मैं अपना जो हाउस हूँ वो सेल कर रहा हूँ 10 लाख में, और बी ने क्या कहा, वापिस इसको एक्सेप्ट ना करके इसमें एक कंडीशंस लगाई काउंटर, कि मैं तो 8 लाख में आपका हाउस खरीद सकता हूँ। क्लियर है, ए ने डिमांड रखी 10, ए ने डिमांड रखी 8। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 10 वाली थी, 10 वाली, इसमें बी, ए के पास ऑप्शन होता है, बी का ऑप्शन क्या हुआ, या तो इसको एक्सेप्ट कर लेता, इसने क्या किया, एक्सेप्ट ना करके काउंटर ऑफर दे दिया। किसको दिया, काउंटर प्रपोजल किससे किया, ए से। अब ए के पास क्या कर सकता है, ए या तो ये कह सकता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, इसको एक्सेप्ट कर सकता है इस ऑफर को। ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या कहलाता है, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनता है। क्लियर है, जो पहला था, जैसे इसने 8 लाख कहा और 10 वाली क्या हुआ, पहला प्रपोजल यहाँ पे क्या हुआ, कैंसिल हो गया, पहला प्रपोजल रिजेक्ट हो चुका है। अब प्रपोजल किसने दिया, बी ने, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं बनता है। कॉन्टैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ए इसको एक्सेप्ट कर ले, या बी क्या करे, या फिर कॉन्टैक्ट बनेगा ही नहीं। क्लियर है, देखो मैं आगे पढ़ लेता हूँ इसको थोड़ा सा और क्लियर आ जाएगा आपको। मेकिंग ए काउंटर प्रपोजल,
मेकिंग ए काउंटर प्रपोजल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट्स द प्रियर प्रपोजल। अगर काउंटर प्रपोजल किया गया है, पहला प्रपोजल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाता है। एंड रिक्वायर एन एक्सेप्टेंस अंडर द टर्म्स ऑफ द काउंटर प्रपोजल्स। रिक्वायर करता है या तो सेकंड उससे कर ले, या देर इज क्या होगा, या देर इज़ नो कॉन्टैक्ट, या कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा। या तो ए उसको बी वाले का जो उसने काउंटर किया उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसको ए बी ने जो काउंटर प्रपोजल किया उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है। यहाँ पे पार्टी की ना तो यहाँ पे कंसेंट है, दोनों की डिफरेंस क्या है, कंडीशंस। क्लियर है। देखो क्रॉस प्रपोजल में क्या होता है, क्रॉस प्रपोजल में क्या होता है, दो पार्टीज है, व्हेन टू प्रपोजल्स हैविंग सेम कंडीशंस, यानी कि टू प्रपोजल है, सेम कंडीशंस है, बाय टू पर्सन्स क्रॉस ईच अदर्स, देन देज आर क्रॉस प्रपोजल। कैसे बने, देखो फिफ्थ वाला पॉइंट बता रहा हूँ। क्या हुआ क्रॉस प्रपोजल में, क्या हुआ, दोनों पार्टी ए और बी, ए जो है अपना हाउस सेल करता है 10 लाख में, यही बताया था मैंने ऊपर वाले में भी। बी भी इसका हाउस 10 लाख में क्या करता है, रेडी होता है। कैसे होता है, ये इसको लेटर करता है कि मैं अपना हाउस सेल कर रहा हूँ, आप रेडी हो खरीदने के लिए। बी कहता है कि मैं आपका हाउस खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्या आप रेडी हो। इसने बाई पोस्ट इसको प्रपोजल किया। क्लियर है, इसने बाई पोस्ट इसको भी प्रपोजल किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों पार्टीज से टू प्रपोजल हुए, दोनों तरफ से प्रपोजल हुए, सेम कंडीशंस हैं दोनों की, इतनी इतनी डिमांड्स हैं, देखो दोनों सेम उस पर है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि कोई सा भी प्रपोजल अभी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तब वह कॉन्टैक्ट बनता है। क्लियर है। अब लास्टली देख लेते हैं, लास्टली में क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म प्रपोजल। मोस्टली प्रपोजल कैसे बनते हैं, दोनों पार्टीज़ क्या करती हैं, दोनों पार्टीज़ आमने सामने होती है, ये चीज़ होता है ना, मोस्टली दोनों पार्टीज़ आमने सामने होती हैं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में जो होते हैं प्रपोजल, इसमें सिर्फ एक पार्टी क्या होती है, कुछ कंडीशंस डिसाइड कर लेती है कि क्या होता है, ए है कोई पार्टीज है, इनने कोई कंडीशंस डिसाइड कर ली, परफॉर्मा बना लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह की कुछ कंडीशंस बनाई इसने। क्लियर है। यहाँ पे कंडीशंस बना ली फोर की, इनको अगर कोई फुलफ़िल करेगा तो कोई इनको फुलफ़िल करके मुझसे क्या कर सकता है, इसको एक्सेप्ट कर सकता है मेरे प्रपोजल को, और तभी है कॉन्टैक्ट बन जाता है। अदर्स पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता, या तो उसको क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, या इसको रिजेक्ट कर सकती है। यानी कि अदर्स पार्टी या तो उसको ले सकती है या इसको छोड़ सकती है। इस तरह के प्रपोजल में क्या क्यों होते हैं, इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि ए है ना, सभी पर्सन से पर्टिकुलर बैठ के क्या कर सकता है, बार्गेनिंग नहीं कर सकता है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन प्रपोजल करता है, जो ये जनरल प्रपोजल होते हैं मोस्टली, इसमें यही होता है कि पार्टीज क्या होती है, एक्सेप्ट ही करती है इसमें, या इसको रिजेक्ट करती है। देखो एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, एलआईसी में ये होता है। एलआईसी में क्या होता है, एलआईसी में क्या होता है, जो पॉलिसी लेना चाहता है, जो पॉलिसी लेना चाहता है क्या करता है, जो पॉलिसी लेना चाहता है, एलआईसी की कुछ कंडीशंस होती है, वो लिख देते हैं उसमें कि ये कंडीशंस है। जो एलआईसी लेना चाहता है वो उसको पहले रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको क्या करेगा, या तो उसको टेक इट करेगा या लीव इट करेगा। क्लियर है। या तो उसको ले लेगा तो ये एलआईसी क्या हो जाएगी, कॉन्टैक्ट बन जाएगा, नहीं लेता तो कुछ नहीं बनेगा। क्लियर है। और देखो यहाँ पे क्या है, मैं बताता हूँ, इसको रीड कर देता हूँ। ए स्टैंडर्ड फॉर्म प्रपोजल इज ए कॉन्टैक्ट, कैसा है, इज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़, टू पार्टीज़ के बीच कॉन्टैक्ट कैसा किस तरह का, वेयर द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्टैक्ट आर सेट बाय वन ऑफ द पार्टीज। मैंने बताया था ना, एलआईसी द्वारा टर्म एंड कंडीशंस डिसाइड हो गई, एंड अदर पार्टी हैव क्या करती है, लिटिल और नो एबिलिटी टू नेगोशिएट, अगली पार्टी क्या करती है, नेगोशिएट नहीं कर सकती है उसको। क्लियर है। जैसा है उसको ऐसे ही मानना पड़ेगा, या फेवरेबल टर्म एंड इज दस प्लेस्ड इन ए टेक और लीव इट पोजिशंस। अब अदर्स पार्टी क्या कर सकती है, तो टेक इट कर सकती है, लीव इट कर सकती है इसको। क्लियर है। जैसे कि एलआईसी होती है, या रेलवे से अगर हम कोई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो रेलवे तो क्या होता है, उस पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती है, उनको पहले रीड कर लेते हैं और फिर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं।
इसी तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, इनमें पर्टिकुलर पर्सन्स एक पर्सन्स कंडीशंस लगा देता है, अगला अदर्स पर्सन्स क्या करता है, उसको या तो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्री कंसेंट्स क्या होती है।